हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एडू ब्रोज। आई एम विश्वास। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देखा था, ठीक है। साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल 2.5 से, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2.5 क्या कहता है, साइज ऑफ अ न्यूक्लियस in range of 10 to the power minus 15 to 10 to the power minus 14 meter is scaled up to the tip of a sharp pin, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कितना दे रखा है, 10 टू पावर माइनस 15 टू 10 टू पावर माइनस 14 मीटर, ठीक है। इस रेंज का होता है हमारा न्यूक्लियस का साइज। अब कह रहा है कि इसको स्केल किया गया है एक शार्प पिन के टिप तक, ठीक है। और उस साइज ऑफ टिप उसका कितना ऑर्डर दे रखा है, 10 टू पावर माइनस 5 टू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर, ठीक है। और साइज ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके एटम का एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको स्केल कर रहे हैं। स्केल कर रहे हैं मतलब मैग्नीफाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा न्यूक्लियस था पहले इतना बड़ा दिखाई दे रहा था, स्केल करने के बाद कुछ इतना बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, और इसी के करस्पॉन्डिंगली हम लोगों का साइज ऑफ एटम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मैं दिखा नहीं रहा पूरा। तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, ठीक है, और ऑब्वियसली एटम का भी साइज बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट क्या मतलब क्या नहीं बदलेगा, दो चीजें तो बदल रही हैं, ठीक है। एटम का भी साइज बदल रहा है, न्यूक्लियस का भी साइज बदल रहा है, लेकिन बदल क्या नहीं रहा है, इन दोनों के साइज का, एटम और न्यूक्लियस के साइज का जो रेशियो होगा वो नहीं बढ़ेगा, वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। जो इन दोनों का रेशियो था, सपोज ये D1 डायमीटर था न्यूक्लियस का और ये कैपिटल D1 था, तो D1 बाई D1, सपोज अब ये नया क्या हो गया, ये हो गया D2, ठीक है। और ये नया क्या हो गया, कैपिटल D2, D2 बाई D2, ठीक है। ये समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। न्यूक्लियस को हम लोगों ने, न्यूक्लियस का साइज बढ़ाया, कितना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि अब वो टिप, शार्प पिन के टिप के साइज का हो गया। तो कितना हम लोगों ने मैग्नीफाई किया होगा, कितना स्केल अप किया होगा उसको, साइज ऑफ इमेज कितना है, 10 टू पावर माइनस 5 मीटर और 10 टू पावर माइनस 4 मीटर। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 10 टू पावर माइनस 15 मीटर या फिर 10 टू पावर माइनस 14 मीटर। तो कितना मैग्निफिकेशन हुआ है, 10 टू पावर 10, है ना। अब वही पूछ रहा है कि नया एटम का नया साइज कितना होगा, ठीक है। क्या करोगे, लगा दो वही, क्योंकि देखो उसी प्रोपोर्शन में एटम का भी साइज चेंज होगा। तो 10 टू पावर 10 इज इक्वल्स टू साइज, न्यू साइज ऑफ एटम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज कितना है, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। ले आओ इसको इस तरफ, तो इसका मतलब न्यू साइज कितना हो गया, 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 10 टू पावर 10 इज इक्वल्स टू 1 मीटर। क्लियर? ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पिछला वाला एग्जांपल का क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.16, ठीक है। क्वेश्चन है, the
The unit of length convenient on the atomic scale is known as an angstrom and it is denoted by, ठीक है, ये angstrom को ऐसे डिनोट किया जाता है, and 1 angstrom is equals to 10 to the power minus 10 meter. The size of hydrogen atom is about 0.5. The size of hydrogen atom is about 0.5 angstrom. ठीक है. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom? ठीक है, हम लोगों को क्या पता करना है? To find volume in meter cube. ठीक है, ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है. 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ एच एटम का पता करना है. तो देखो, 1 मोल एच एटम में पहले पता, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे. मैंने बताया था किसी वीडियो में कि 1 मोल जब भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि 6.022 × 10⁻23 इंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं. यानी 1 मोल ऑफ एच में कितने एटम होंगे, तो इतने नंबर ऑफ एटम होंगे. ठीक है, चलो इसको एक तरफ कर लेते हैं पहले. ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है कि हाँ, साइज दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, इस केस में हम लोगों का साइज क्या डिनोट कर रहा है? रेडियस. ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम. रेडियस ही है ना? यस, रेडियस ही है. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर रखा है. तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना था? 10⁻⁻10. तो 0.5 एंगस्ट्रॉम में 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर. ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ एच एटम. ठीक है, अब रेडियस पता चल गया है. ठीक है, स्फेरिकल शेप है हम लोगों के एटम का. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 1 एच एटम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, आर एच क्यूब. ठीक है, चलो आर एच क्यूब कितना? 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 10⁻�10 का क्यूब. ठीक है, इसको कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है 5.24 इंटू 10⁻⁻31 मीटर क्यूब. लेट मी सी. ठीक है, इतना आता है. ठीक है, समझ में आया ये यहां तक? ठीक है, एक स्फेरिकल, ठीक है, हम लोग स्फेरिकल एजम्पशन ले रहे हैं कि एच एटम हम लोगों का स्फेरिकल है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा. कैसे? 4/3 पाई आर क्यूब से. ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का हमें वॉल्यूम चाहिए. ये तो एक एच एटम का है ना. ये दिस नंबर, दिस मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम. हमें क्या कह रहा है कि हमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का हमें वॉल्यूम चाहिए. तो क्या करो? सिंपल यूनिटरी मेथड, फिर से यूनिटरी मेथड. ये देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एच एटम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू दिस 5.24 इंटू 10⁻⁻31. ठीक है, दिस मीटर क्यूब. ठीक है, और ये कितना आंसर आता है इसको भी मैंने कैलकुलेट कर रखा है. आप लोग जरूर कैलकुलेट करिएगा इसको. ये आता है 3.153 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब. ठीक है, इतना आता है. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी का एक्सटेंशन है. ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.17.
क्या कहता है, चलो देखते हैं। 2.17 इसमें कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ठीक है, ये जब आप आगे थोड़ा और पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, चाहे कोई सा भी हो, बस आइडियल नेचर होना चाहिए। ठीक है, वो कितना 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, किस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, उस पे। तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर, ये हो गया मोलर वॉल्यूम। अब कह रहा है कि रेशियो पता करना है मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, और वो कितना आया था, हम लोगों का आया था 3.153 इंटू 10⁻⁻7, कितना आया था, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना, इंटू 1000, ये भी लीटर आ गया। अब रेशियो निकालो, रेशियो कितना आ रहा है हम लोगों का, ये भी मैंने कैलकुलेट किया है। रेशियो आता है हम लोगों का 7.1 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, तो इससे पता क्या चल रहा है, क्या पता चल रहा है, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, एटॉमिक वॉल्यूम कितना लीटर। ठीक है, 3.2, लगभग 3 इंटू 10⁻⁻4 लीटर। पता क्या चल रहा है हमको इससे, कि जब हम लोगों ने हम लोग को पहले क्या सोचना चाहिए, क्या हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए था कि एक हाइड्रोजन एटम का जो वॉल्यूम निकला, ठीक है, सपोज V है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम का, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का जो वॉल्यूम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, V इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। दैट मेक सेंस, होना चाहिए था ना। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है कि 1 मोल आइडियल गैस का 1 मोल हाइड्रोजन, ये भी तो गैस ही है, लेकिन देखो अंतर क्या हो रहा है कि इस वॉल्यूम में हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर गैप की भी बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है हम लोगों का। ठीक है, इसमें ये हम लोगों ने क्या किया है, ऐसे कर दिया है। ठीक है, यहां तक कि ये जो गैप है ना, ये भी नहीं हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में। लेकिन ये केस कैसा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल बात हो रही है कि हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, एक थोड़ी दूर है। ये जो पढ़ते आए हैं ना कि गैस में क्या होता है, सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वही है। इस एग्जाम्पल से वही पता चलता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इसको मैं मिटाता हूँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का एडिशनल एक्सरसाइजेज में। ठीक है, एडिशनल एक्सरसाइजेज जहाँ तक जब मैं पढ़ता था अपने स्कूल में तो इसको नहीं पढ़ाते थे और ना इससे पूछते थे कभी, लेकिन पढ़ना चाहिए इसको, बहुत अच्छा इसमें दिया। एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.27 है। ठीक है, कह रहा है कि एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ अ सोडियम एटम अज्यूमिंग इट्स साइज टू बी अबाउट 2.5 एंगस्ट्रॉम। साइज ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, साइज ऑफ सोडियम एटम 2.5 एंगस्ट्रॉम। और क्या कह रहा है, यूजिंग द नोन वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोज नंबर एंड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, मोलर मास उसका होता है 23 ग्राम। ठीक है, ये हो गया, यानी 23 ग्राम क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम।
ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसका अब हम लोगों को एक एटम का 1 एटम ऑफ सोडियम कैलकुलेट इट्स मास डेंसिटी, एवरेज मास डेंसिटी। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, फिर उसको कंपेयर करना है। चलो दूसरे पार्ट पे बाद में आएंगे, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो पहले हम लोगों को मास डेंसिटी कैलकुलेट करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। मास कैसे पता चलेगा? इस इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। ठीक है, वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? इस इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। और यहाँ पर साइज का मतलब हम लोगों का रेडियस है, डायमीटर है। ठीक है, साइज दे रखा है, इसका मतलब हम लोगों को डायमीटर दे रखा है। ठीक है, डायमीटर है इसका 2.5 एंगस्ट्रॉम। चलो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं फिर। चलो डायमीटर दे रखा है ना, और फिर से अज्यूम कर लेंगे स्फेरिकल शेप है एटम का, सोडियम एटम का। ठीक है, इसका मतलब रेडियस कितना हो गया? 1.25 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, है ना। देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई RNA कितना है? कैलकुलेट करते रहिए साथ में। 1.25 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का क्यूब, इतना मीटर क्यूब। और ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, ये आता है हम लोगों का 8.181 इंटू 10⁻30 मीटर क्यूब। ठीक है, अब मास निकाल लेते हैं। चलो ये देखो, ये इससे हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला है। ठीक है, मास निकालने चलते हैं। अब एक एटम का कितना है मास? दिस इज मास ऑफ 1 सोडियम एटम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 सोडियम एटम। मास निकालते हैं, मास यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितना हो गया? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास कितना है? 23 ग्राम। ठीक है, इज इक्वल टू 23 इंटू 10⁻³ kg। समझ में आया? ठीक है, 1 मोल ऑफ एन एटम कहने का मतलब, 1 मोल कुछ भी कहने का मतलब उसमें कितने एंटिटीज है? 6.022 इंटू 10⁻23। देयरफॉर मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना हो गया? 23 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, kg में। और ये कैलकुलेट करके कितना आएगा? कैलकुलेट करो। ठीक है, ये कितना आ रहा है मेरे पास है, इसका डेटा है मेरे पास 3.82 इंटू 10⁻26 kg। ठीक है, तो ये हमें मिला यहां पर। ठीक है, मास मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, किसका इंतजार कर रहे हो? डेंसिटी का। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 3.82 इंटू 10⁻26 बाई कितना? 8.181 इंटू 10⁻30 kg पर मीटर क्यूब। और ये कितना आता है? ये भी मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से। ये आता है 466.9 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और यही सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया।
क्वेश्चन के पहले पार्ट में उसने कहा था डेंसिटी निकालने के लिए, हम लोगों ने डेंसिटी निकाल दिया। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, कंपेयर इट विथ द डेंसिटी ऑफ सोडियम इन इट्स क्रिस्टलाइन फेज। ठीक है, ये तो आइडियली हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, ये तो एक एटम का निकाला है हम लोगों ने, लेकिन कह रहा है कि जब हम लोगों का सोडियम क्रिस्टलाइन फेज में होता है तो उसका डेंसिटी होता है हम लोगों के पास, कहाँ लिखूँ मैं इसे, चलो इसको मिटा के यहाँ लिखते हैं पहले। जब सोडियम हम लोगों को क्रिस्टलाइन फेज में होता है, जब सोडियम हम लोगों को क्रिस्टल फेज में होता है, ये तो एटम था, एटम का हम लोगों ने निकाला था ना, जब हम लोगों का क्रिस्टल फॉर्म में सोडियम होता है तो उसकी डेंसिटी होती है 970, इज इट विजिबल, 970 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, देखो, और कंपेयर करना है तो इसको दोनों का रेशियो ले लो, कंपेयर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ये कुछ स्केल कितना टाइम्स है, ये नंबर इसके कितना टाइम्स है, 1.8 समथिंग टाइम्स होगा या फिर ट्वाइस होगा, ये 1.8 1.9 टाइम्स होगा। ठीक है, पिछला जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन का कंपेयर किया था, उसमें 10 के पावर कितना ऑर्डर चला गया था, 10 के पावर लगभग 4 का ऑर्डर चला गया था। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि वो गैस है, ये सॉलिड है, बस इसका इतना सिंपल सा आंसर है कि गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, सॉलिड में कम होता है, इसलिए लगभग दोनों की डेंसिटी कंपेरेबल है। ठीक है, ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने एटम का डेंसिटी निकाला, ठीक है, उससे ये 1000 गुना 10,000 गुना ज़्यादा है, सिर्फ दुगना है, मतलब कि समझ जाओ, मतलब कि दोनों कंपेरेबल हैं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, लेट मी रब। क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एडिशनल एक्सरसाइजेज 2.28। ठीक है, एडिशनल कह रहा है कि द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वेनियंट ऑन द न्यूक्लियर स्केल इज फर्मी। ठीक है, एटॉमिक स्केल पे क्या था, एंगस्ट्रॉम था, और इसमें क्या है हम लोगों का फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, न्यूक्लियर साइजेस ओबे रफली द फॉलोइंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, R इज इक्वल टू R0 A⁴ न्यूक्लियर साइज जो होता है हम लोगों का, ठीक है, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है हम लोगों का, वो ये फॉर्मूला फॉलो करता है। मतलब कि अगर आपको रेडियस निकालना है हाइड्रोजन का, ठीक है, ये हम लोगों का कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हम लोगों को R0 इज इक्वल टू 1.2 फैरेड, ये दे रखी है। ठीक है, फर्मी सॉरी दिस फर्मी, R0 इज इक्वल टू 1.2 फर्मी। तो कह रहा है कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोगों का किसी भी एटम का रेडियस निकालने के लिए वो ये है। इसका मतलब कि अगर मुझे सोडियम का चाहिए तो R0 तो कांस्टेंट है, सोडियम का रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की जगह 23 रख देंगे। ए क्या है हम लोगों का, मास नंबर। ठीक है, ये हम लोगों का मास नंबर है। जैसे मास नंबर सोडियम के केस में क्या हो गया 23, हाइड्रोजन के केस में कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स का हम लोग मास नंबर रखते जाएंगे इस फॉर्मूले में, और हम लोगों को मिलता जाएगा, क्या मिलता जाएगा, रेडियस मिलता जाएगा, जिसका भी हम लोग मास नंबर रखेंगे इस फॉर्मूले में, जिस भी एलिमेंट का, ठीक है, उसका हम लोगों को रेडियस मिलता जाएगा। समझ गए। अब कह रहा है कि शो करो इससे कि न्यूक्लियर मास डेंसिटी, यानी कि न्यूक्लियर मास डेंसिटी इस फॉर्मूले के हिसाब से कांस्टेंट होना चाहिए। चलो लग जाओ। ठीक है, कैसे करेंगे, अगेन मास डेंसिटी निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मास चाहिए। ठीक है, किसका मास चाहिए इस केस में हम लोगों को, मास ऑफ न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है,
मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, एटॉमिक मास के ही बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास। तो हम लोगों ने पिछले केस में निकाला था, कैसे निकाला था, और हम लोगों को क्या चाहिए मास डेंसिटी निकालने के लिए, वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, ठीक है, रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो और ये कांस्टेंट कहने का मतलब कि इस फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट ले रहे हैं, लेकिन उसका हम लोगों का जो मास डेंसिटी होना चाहिए, चाहे वो सोडियम का मास डेंसिटी हो, कैल्शियम का मास डेंसिटी हो, कॉपर का मास डेंसिटी हो, हाइड्रोजन का मास डेंसिटी हो, कह रहा है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से इन सभी का न्यूक्लियर मास डेंसिटी सेम होना चाहिए, इन सभी का न्यूक्लियर मास डेंसिटी सेम होना चाहिए, ठीक है। इससे ध्यान हटाओ, अब प्रूव करने पे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। समझ गए तो कर डालो इसको अभी। तो न्यूक्लियस का मास कैसे निकलेगा, मास नंबर दिया है, ठीक है, मास नंबर दिया है, यानी कि 1 मोल में इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 1 ग्राम हो जाएगा 1 मोल में, ठीक है। तो चलो अच्छे से कर ही लेते हैं। सपोज ए मेरे पास है, ठीक है, मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूं जिसका मेरे पास मास नंबर ए है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा इससे, कैसे, मास नंबर कहने का मतलब है कि 1 मोल का 1 मोल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सर्टेन एलिमेंट इज इक्वल्स टू ए ग्राम, ठीक है। मास नंबर कहने का मतलब ये है। तो केजी में कर लो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमें 1 मोल का पता चल गया तो 1 एटम का भी पता चल जाएगा, ठीक है। एक एटम का चाहे मास पता चल जाए, वही मास हम लोगों का न्यूक्लियस का भी होगा, तो यानी 1 मास ऑफ वन न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है हम लोगों के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और बाकी पूरे एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए हम लोगों को ये मिलेगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोगों को कितना मिल जाएगा, ये मास ऑफ 1 न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻³ kg डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना मुझे। यही लिखा था मैंने पहले, इसको पुट कर दो यहाँ पर मास की जगह, ठीक है। मास की जगह मैं पहले पुट ही कर देता हूँ, ये पूरा एक ब्रैकेट में रहेगा, a इंटू 10⁻³ बाई 6.022 इंटू 10⁻23 kg, पूरा मिला के एक ब्रैकेट, और इसमें अब आएगा। और कह रहा है कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इससे, ठीक है। वॉल्यूम के लिए अब देखते हैं, चलो यहाँ देखो, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r³, r की जगह क्या रखोगे, r0, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, 4/3 पाई r0 का क्यूब a, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। इसको ले आके पुट करो यहाँ पर, 4/3 पाई r0 का क्यूब a, a से a कट गया, ठीक है। ये सब इस एक्सप्रेशन में हम लोगों के क्या आ रहा है, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा, पाई r0 का क्यूब, ठीक है, इंटू 10⁻³ ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, ठीक है, kg/m³ आया ना। ये कांस्टेंट है कि नहीं, पूरा पूरा 3 कांस्टेंट, 10⁻³ कांस्टेंट, ये नंबर कांस्टेंट, नंबर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। r0 भी एक कांस्टेंट वैल्यू, r0 की वैल्यू कितना 1.2 फर्मी, तो हेंस प्रूव्ड हो गया कि नहीं, कितना हो गया इसका वैल्यू। इसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद आता है 0.229 इंटू 10⁻18
kg/m³, ठीक है, ये आंसर है। एंड दिस इज कांस्टेंट, यही कहा था उसने प्रूफ करने के लिए, और ये हो गया। ओके, दैट्स इट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।